हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्यारे दोस्तों, ये जो आपका मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे है, मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वे है उसको लेकर मैंने कुछ चीज़ें अपडेट की हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा आर्थिक सर्वे है वो लगभग 400 पेज का था। उसमें से आपके काम की बातें आपके पेपर में जो आ सकती हैं उनका एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं इस पूरे आर्थिक सर्वे को पढ़ रहा था तो पुराने पेपर्स के आधार पर मुझे कुछ चीजें ऐसी लगी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस आर्थिक सर्वे को पढ़ने के बाद आपको पुनः आर्थिक सर्वे मध्य प्रदेश का नहीं देखना है। इस आर्थिक सर्वे में उन तमाम टॉपिक, उन तमाम बिंदुओं को मैंने शामिल कर लिया है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना है। इस आर्थिक सर्वे में सारे के सारे बिंदु मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। हम एक और सीरीज चला रहे थे जिसमें हम एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के जो पेपर है, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट हो, चाहे वो अन्य कोई एग्जाम हो, तो उसकी मैंने दो क्लास दो पार्ट में डाली है। पीडीएफ भी मैंने डाला है, लेकिन उसमें कुछ इशू था कि इंक नहीं आ पाया था, यानी कि जिस पर टिक लगा है वो नहीं आ पाया था। तो अगला जब पार्ट आएगा तो उस पार्ट के साथ मैं सारा का सारा जो पीडीएफ है उस पे इंक के साथ टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो हम बिना देर करते हुए आर्थिक सर्वे को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के इस आर्थिक सर्वे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी चीजें हाईलाइट कर दी। आपको बिना मशक्कत के सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ लेना है और इस क्लास को देख लेना है। आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीटली यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न यही बनता है एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश में जो आपकी जीडीपी है, यानी कि एस जीडीपी जिसे हम कहते हैं, एस जीडीपी मतलब स्टेट का जीडीपी जो है वो कितना है। तो यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि एक जीडीपी होता है प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर, और एक होता है स्थिर भावों पर। तो स्थिर भाव वाला हमको इंपॉर्टेंट होता है, स्थिर भाव वाले से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे दोनों से पूछा जा सकता है। पुराने पेपर को अगर आपने देखा होगा, जैसे अभी करंट अफेयर का मैंने करवाया था, तो उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो याद रखिएगा प्रचलित भी इंपॉर्टेंट होता है और आपका जो है स्थिर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं। प्रचलित भाव पर सकल राज्य उत्पाद यानी कि जीएसडीपी भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और मौद्रिक मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है सर, हमारे काम का क्या है वो देखना है हमें, बस समायोजन नहीं किया जाता, यानी कि उसमें मुद्रा स्फीति का समायोजन नहीं होता, महंगाई का समायोजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है जो मैंने हाईलाइट कर दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश में प्रचलित भाव पर जीएसडीपी प्रभावशाली जो है वो आपका 13,63,327 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है ये राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है। ठीक है, यहां भी हमारे काम की कोई चीज नहीं है। हमारे काम की जो चीज है वो यहां पर है, और वो है 9.37%। इसको आप याद रखेंगे। यानी कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है प्रचलित और स्थिर भावों पर, उसकी यदि बात की जाए तो वो पिछले साल की तुलना में 9.5% की गति से वृद्धि उसमें हुई है। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई है? 9.5% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। तो ये आपका पहला पॉइंट यहां से निकल के आता है कि हमको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। अब आते हैं सर हम प्रति व्यक्ति शुद्ध आय पर। आय मतलब इनकम। ठीक है, जो आपकी इनकम होती है उसकी बात करते हैं। अब हमारे पास जो बेस ईयर होता है प्रचलित भाव, जब हम स्थिर भावों की बात करते हैं तो स्थिर भावों पर हमारा जो बेस ईयर होता है वो होता है 2011-12। क्या होता है? 2011-12। तो 2011-12 के स्थिर भावों की यदि बात की जाए तो 2011-12 से लगा के 2022-23 तक मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राज्य के आर्थिक विकास और समृद्धि की एक सशक्त कहानी प्रस्तुत करती है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति जो आपका है वो वृद्धि उसमें हुई है, और ये उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है वो देखते हैं। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय में 38,497 रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,42,565 रुपए हो गई है। ये प्रश्न ऐसा का ऐसा पेपर में देखने को मिल सकता है
1,42,565। पीछे का सीक्वेंस चेंज कर देगा, आगे 1,42,000 याद रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है सर, प्रचलित भावों पर है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर कितनी है, 1,42,565। स्थिर भावों वाली इंपॉर्टेंट है, स्थिर भावों वाली याद रख लीजिए, स्थिर भावों पर हमेशा कम होती है। स्थिर भावों वाली लगभग 66,441 है, और ये बहुत बार पेपर पे पूछी गई है। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तो अगर यहाँ पे आपको इंक समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम से ये हाईलाइट किया हुआ मिलेगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने दो चीजें आपको समझा दी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो इनकम है वो 1,42,565 है, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा हूँ। और स्थिर भावों की यदि बात की जाए तो ये 66,441 है। दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस स्लाइड में हमारे काम की जो चीज है वो मैंने आपको बता दी कि हमें स्थिर भावों पर और हमें प्रचलित भावों पर इनकम हमें पता चल गई सर। क्या पता चल गई, इनकम पता चल गई, आय पता चल गई। 1,42,565 प्रचलित भावों पर है और स्थिर भावों पर हमारी 66,441 है। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। देखो 400 पेज पढ़ने के बाद आपके काम की क्या बात है वो मैं लेकर आया हूँ, इसीलिए इस क्लास को बड़ा ध्यान से देखिएगा। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर वो बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेजों को पढ़ने के बाद इन चीजों को निकाला है। तो वित्तीय वर्ष 2011-12 में की तुलना में 38,497 रुपए बढ़ गई है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है सर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की, कि अर्थव्यवस्था में इनमें किसका योगदान कितना है। तो यहाँ पर भी दो प्रश्न खड़े होते हैं। एक होता है सर आपके वर्तमान मूल्यों पर, वर्तमान यानी कि आपके जो प्रचलित मूल्य है, प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी में इनका योगदान कितना है, राज्य की जीडीपी में, और स्थिर मूल्यों पर इनका योगदान कितना है, तो दोनों में अलग अलग है। देखो जो 45% आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये 45% जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है सर। और ये प्राइमरी सेक्टर किसका है, ये है प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर 45% है, प्रचलित मतलब आज की तारीख में, और स्थिर मतलब 2011-12 बेस ईयर मान के। 36% लगभग कितना है सर, 36% जो है ये आपके तृतीयक सेक्टर का है, तृतीयक का है। और जो 18% है ये आपका द्वितीयक सेक्टर का है, अर्थात आपका जो द्वितीयक सेक्टर होता है उसका ये है। ठीक है, अब ये बात है वर्तमान मूल्यों पर। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा स्थिर मूल्य वाला होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको याद करना हो और आपको समस्या आ रही हो कि सर याद नहीं हो रहा है, कौन सा याद करके जाए, तो स्थिर मूल्य वाला जरूर याद कर ले, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्थिर मूल्य की बात की जाए तो 35% के आसपास, 35% के आसपास हमारा प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है, ये ब्लू कलर यहाँ पे देखो प्राइमरी है ना, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, यहाँ ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, तो ये 35% है। ये ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है सेकेंडरी है, और टर्सरी सेक्टर 39% है। अब ये तो नहीं बताना है कि प्राथमिक क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग इतनी तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं प्राथमिक सेक्टर में क्या बढ़ा, क्या घटा, क्या योगदान रहा। ठीक है, 2023-24 की तुलना की बात करें तो देखिए प्राथमिक सेक्टर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है प्राथमिक सेक्टर, एग्रीकल्चर इसके अंतर्गत आता है। तो इसके योगदान की बात की जाए तो 2011-12 में 33.75% से बढ़कर 2023-24 में 45% के आसपास हो गया है। यानी कि आर्थिक सर्वे कह रहा है कि 2011 में भैया ये कितना था, 2011-12 में 33% तक रहा करता था। आज की तारीख में अर्थात 2023-24 में ये कितना हो गया है, 2023-24 में ये हो गया है 45.53% के आसपास, 45.53% के आसपास, और ये प्रचलित भाव पर है। अगर बात की जाए स्थिर भावों पर, तो स्थिर भावों पर भी इसमें 33% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उसमें भी 33 था, यहाँ भी 33 है, लेकिन 2023-24 में ये आपका स्थिर भावों पर 35% के आसपास है। तो मैं फिर से आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि स्थिर भाव वाला डेटा आपके दिमाग में बिठा होना चाहिए। 35.82%, 35.82%, ये पीडीएफ में डालूंगा, तो टेलीग्राम से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हैं। तो 35.82% हो गया है, जो कि मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर ये आपका है, और प्राथमिक सेक्टर में योगदान कितना है, 35% है। पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वितीयक सेक्टर की बात करते हैं। द्वितीयक सेक्टर अर्थात हमारा
जो उद्योग वाला सेक्टर है उसकी बात हो रही है। तो द्वितीयक सेक्टर की बात करें तो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव देखा गया है। प्रचलित भावों पर ये 27% से घटकर, यानी कि 2011-12 में ये 27% था, 2023-24 में ये घटकर 18% पर आ गया है। प्रचलित भावों पर। और जब हम स्थिर भावों की बात करें तो 2011-12 में 27% पर था, और इसमें भी ये घटा है, प्रचलित भावों में भी घटा है और स्थिर भावों में भी घटा है, तो ये 35% है। तो ये आपका स्थिर भावों पर लगभग 24.54% के आसपास है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया सर, ये आपका सेकेंडरी हो गया। ज्यादा कुछ याद नहीं कर पाओ तो ये डेटा कम से कम याद कर लेना। चलिए तृतीयक सेक्टर पर चलते हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था में एक स्थिर और महत्वपूर्ण योगदान इसका भी रहा है। प्रचलित मूल्यों के योगदान की बात करें तो ये भी 2011-12 में 39% था, और आज की तारीख में घट के 36% हो गया है प्रचलित भावों पर। जबकि स्थिर भावों की बात करें तो 2011-12 में ये 39% रहा था, और बढ़कर 2023-24 में 39.64% हो गया है। अर्थात तृतीयक सेक्टर जो है प्रचलित भाव पर तो कम हुआ है, घटा है, प्रचलित भावों पर तो ये घटा है। लेकिन जब हम स्थिर भावों की बात करेंगे, स्थिर भावों की जब हम बात कर रहे हैं तो स्थिर भावों में ये क्या हुआ है सर, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, मात्र पॉइंट में बढ़ा है। देखो 39.064 कब था, ये 2011-12 में स्थिर भावों पर, और आज कितना हो गया है, 39.64 हो गया है। ठीक है, आज की तारीख में, मतलब आर्थिक सर्वे जब आया होगा उस दिन की बात हो रही है। तो ये लगभग 0.58% ही बढ़ा है, 0.58% ही बढ़ा है तृतीयक सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर हमने देखा 35% का योगदान इसका रहा है। तृतीयक से ये बड़ा मतलब योगदान इसका इसका रहा है। द्वितीयक सेक्टर की बात करें तो स्थिर भाव पर 24% रहा है, और तृतीयक सेक्टर की बात करें तो इसका योगदान जो है 39.64% रहा है। अब आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं की, जो आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने के बाद ही इन वीडियो को बना रहा हूँ, चाहे वो हमारे पुराने वीडियोस हों, है ना, और अलग अलग वीडियोस हों, है ना। कुछ प्यारे दोस्तों ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो पर, आपको पता होगा मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लगभग आप लोगों ने बहुत सारा स्नेह प्यार दिया उस वीडियो को, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी थी। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर जो है आजकल तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, इसलिए सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, कभी भी मैं नहीं कहता हूँ, मेरे किसी वीडियो में आप देखिएगा मैं कभी आपको ये नहीं कहते मिलूंगा कि आपको सिलेबस छोड़ देना है। मैं ये कहते जरूर मिलता हूँ कि जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पहले करना है। जैसे कोई टीचर ये कह दे कि अभी एमपी मत पढ़ो, अभी इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, तो मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है ना कि एमपी से लगभग 40 प्रश्न आज भी आएंगे। आज की तारीख में भी 35 से 40 प्रश्न उस पेपर के अंदर देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर जो है आप छोड़ने का बोलो। मैंने छोड़ने का नहीं बोला भाई। ठीक है, मैंने कहा इम्पोर्टेंट क्या है। अपन पूरे दिन इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास से आएंगे प्रश्न, लेकिन उतने नहीं आएंगे ना जितने एमपी के इतिहास से आएंगे। आ रही बात समझ में, तो मैं उस बिंदु की बात कर रहा था। दूसरी बात, आप में से कुछ प्यारे विद्यार्थियों का ये भी मैसेज था कि भाई तुमने क्या, मतलब तुमने कितनी बार प्री निकाला है या तुमने क्या किया है। तो मेरा प्रोफाइल फोटो डला हुआ है जिसमें आयोग के पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा। और संभवतः आप सब जानते होंगे कि जब व्यक्ति प्रोफाइल में दिख रहा है सूट पहने हुए, कोट पहने हुए, तो जो है इंटरव्यू में सम्मिलित हुआ होगा। तो विभिन्न एमपीपीएससी के जो इंटरव्यूज हैं और जो मुख्य परीक्षा है उनसे मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे परफेक्शन एकेडमी पर भी देखते हैं, ऑफिशियली मैं वहाँ पे पढ़ाता भी हूँ, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीज़ों में सफाई देना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कमेंट किया था तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉइंट बताना मैं थोड़ा सा जरूरी समझता हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 55,709 करोड़ रुपए की राजकोषीय घाटे का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 4.2% है। कितना है सर, 4.02% है राजकोषीय घाटा। तो पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो कितना है मध्य प्रदेश का, तो 55,709 करोड़ रुपए हमारा राजकोषीय
घाटा है। ठीक है, प्रश्न सीधा आ सकता है एमपीपीएससी में। अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा इस बात का कि मैं जो चीजें करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सार्वजनिक वित्त की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2000 के अंदर 55,709 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहा था, जो कि जीएसडीपी का 4% के आसपास है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी का राजकोषीय घाटा कितना है, तो आप कहेंगे कि 4% के आसपास है सर। ठीक है, बाकी काम की कोई चीज नहीं है, आपसे बस यहां से इतनी सी चीज आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये वही है पूरा का पूरा स्लाइड, 4% वाला, 4% मध्य प्रदेश की जीडीपी में राजकोषीय घाटा है। करोड़ में पूछे तो 55,709 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा आपका है। अब बात करते हैं कृषि और ग्रामीण विकास की। तो 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रमुख फसलें हुई है टोटल, उनमें वृद्धि दर्ज की गई है। बाद में मैंने एक टेबल भी बना दिया है जिसमें मैंने बता दिया है कि सोयाबीन में, गेहूं में हमारा स्थान क्या है, तो वो लास्ट में मैंने लगा दी है, आप उसकी चिंता ना करें। यहाँ पर आप डेटा पर ध्यान देंगे। अनाज के उत्पादन में, अनाज की यदि बात करें तो अनाज का जो उत्पादन है, इस अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है सर, वृद्धि हुई है। ये भी टेबल मैंने बना दी है। 1.91% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। और सॉरी, कमी दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है किसमें, अनाज में। अनाज मतलब जो खाने वाली फसल है। जबकि दलहन में 42.62% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो दाल जो है, दलहन जो है, दलहन, वैसे भी हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे है इसमें, तो इसमें वृद्धि हुई है सर कितनी, लगभग 42% की। बहुत बड़ी वृद्धि है ये। तो इसमें इतनी वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में उत्पादन में। ठीक है, तिलहन की बात करें तो 7.32%। तिलहन की बात करें, तिलहन की यदि बात की जाए, एक सेकेंड, तिलहन की बात की जाए, तिलहन की, है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है। तिलहन की बात की जाए तो 7.32% तिलहन में वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों में अच्छा प्रदर्शन किया है मध्य प्रदेश ने। और मसाला उत्पादन में 2022-23 की तुलना में 52.62 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर ये 442 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी कि पहले कितना था, 52.62 था। कब, 2022-23 में। 2022-23 में आज कितना हो गया है, मतलब 24 में कितना हो गया है, तो 242.62 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और फलों के उत्पादन में भी लगभग 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर ये जो है 95.54 लाख मीट्रिक टन हो गया है। लगभग 45 लाख मीट्रिक टन का इसमें भी इजाफा हुआ है। ठीक है, पॉइंट में 45 लाख। चलिए, तो ये आपके काम की बात हो गई। इसको मैंने टेबल के फॉर्म में भी जमा दिया है, तो आपको आगे टेबल भी मिल जाएगी कि कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, दूध उत्पादन में एक नजर देख लीजिए। दूध उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश 5.88% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो कि 2022-23 में 201 लाख टन हो गया है। मतलब इसका जो दूध का उत्पादन है वो अब वर्तमान में कितना है, 201.22 लाख टन। इतना दूध हमारे यहाँ पे होता है। जबकि अंडे के उत्पादन की बात की जाए तो अंडा 9.48% बढ़कर लगभग 31,850 लाख अंडे हो गया है। और मांस के उत्पादन की बात की जाए तो 9.37% से बढ़कर लगभग 138.95 हजार टन हो गया है। देखो ये डेटा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, डरा सकता है, आपको याद नहीं होगा सर क्या होगा, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और मैं एक टेबल जो दूंगा उस टेबल में आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे काम की बात क्या थी, केवल और केवल दूध उत्पादन में हमारी कितनी वृद्धि हुई है। कभी एमपीपीएससी आपसे ऐसा मजाक करे तो बिल्कुल बताइए कि हम पढ़कर आए हैं और हमें पता है कि 5.88% की वृद्धि दर्ज हुई है पिछले साल की तुलना में हमारे दूध उत्पादन में। पूछ ले कि भैया अंडा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो कहिए कि हम ये भी पढ़ के आए हैं, 9.48% बढ़ा है सर। और पूछ ले मांस उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो हम कह देंगे कि 9.37% की वृद्धि दर्ज हुई है। और इसी को अगर टेबल रूप में देखोगे तो मैंने यहाँ टेबल बना दी है आपके लिए, ताकि आप लोग बिना टेंशन के इसे पढ़ लें। ठीक है, दूध उत्पादन में कितनी वृद्धि, 5.88, अभी देखा। कितना दूध हो गया है, 200 लाख के आसपास हो गया है। अंडा उत्पादन में कितनी वृद्धि, 9.48%। कितना अंडा पैदा हो गया, इतना हो गया है। मांस में कितनी वृद्धि, इतनी। कितना मांस पैदा हुआ है, तो 138 लाइन मीट्रिक टन। ठीक है सर,
ये मैंने टेबल बनाकर आपको बता दी। अब देखिए धान में कितनी वृद्धि हुई है, तो धान में 4.4% वृद्धि हुई है। मैं एक सेकंड इंक चेंज कर लेता हूँ। देखिए धान में वृद्धि कितनी हुई है, तो धान में वृद्धि हुई है 4.44%। जो भी एमपीपीएससी से जुड़ा होगा उसको पता होगा कि सर जो डेटा करवा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे वो उसे इस बात का पूरा अंदाजा होगा कि ये जो चीजें हम करवा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा ढूंढ कर हम इनको करवा रहे हैं। ठीक है, आप किसी कोई बुक खरीदोगे तो उसमें जरूर ये मिल जाएगी, उन्होंने बुक छापने वाले बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम ये जो डेटा आपके साथ लेकर आ रहे हैं आर्थिक सर्वे वाली बुक से, यानी कि सरकार खुद का जो ऑफिशियल है उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। मक्का क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो मक्का क्षेत्र में वृद्धि 6.8% हुई है, याद कर लीजिएगा। चना क्षेत्र में बात करें, चना में हमारा मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। विदिशा के अंदर सर्वाधिक चना उत्पादन हमारे यहाँ पे होता है। मक्का के उत्पादन की बात करें तो हमारा छिंदवाड़ा काफी आगे है इस मामले में, छिंदवाड़ा। और धान के उत्पादन की बात करें तो बालाघाट इसमें काफी आगे है। बालाघाट का चिन्नौर चावल वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। गेहूं क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेहूं क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है और ये 5.84% हुई है, 5.84% हुई है। दलहन फसल के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और कितने दलहन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो 31.35%। ये क्षेत्र में वृद्धि की बात कर रहे हैं, सारी बातें किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्र में वृद्धि की, मतलब इतने क्षेत्र में वृद्धि हो गई है। पहले इतने लोग लगाते थे, इस बार 4% ज्यादा लोगों ने धान लगाया। ठीक है, पहले मक्का इतने लगाते थे, इस बार 6% ज्यादा लोगों ने लगाया। चना इतना लगता था, इस बार इतने ज्यादा लोगों ने लगाया। ठीक है, चलिए तिलहन के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 4%। सोयाबीन के क्षेत्र में उत्पादन की भी अपन बात करेंगे, गन्ना के क्षेत्र में कितनी हुई है, 8.93%। कपास के क्षेत्र में 5 खंडवा खरगोन कपास के लिए काफी फेमस है, खंडवा और खरगोन। ठीक है, तो ये टेबल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे मैंने सारी की सारी चीजें बता दी हैं। विकास के उत्प्रेरक में जो आपका एमएसएमई सेक्टर है इसका बड़ा योगदान है। तो एमएसएमई सेक्टर से आपके कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनको देख लीजिए जरा। देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में संयुक्त व्यापारिक सेवा निर्यात 776 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 0.04% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। बात क्या है सर, बात यह है कि भारत जो व्यापार अपना करता है अन्य देशों के साथ, उस व्यापार की बात की जाए तो वो 776.68 बिलियन, कितना हो गया भाई, बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में मामूली वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि पिछले साल जितना था लगभग उतना ही इस बार भी व्यापार रहा है। क्या हमारे काम का है, नहीं है। हमारे काम क्या क्या है, हमारे काम का ये है कि सर भारत अगर व्यापार कर रहा है, अगर भारत अमेरिका से व्यापार कर रहा है, अगर भारत जो है अलग अलग देशों से व्यापार कर रहा है, भारत पाकिस्तान से व्यापार कर रहा है, तो इस भारत के व्यापार में हमारे मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 1.8% योगदान है सर, 1.8% योगदान किसका है, भारत का है। ठीक है, तो मतलब मध्य प्रदेश का है भारत में। तो भारत अगर जितना व्यापार कर रहा है उस व्यापार में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो 1.8% है। ये काम की बात है या नहीं, आप खुद बताइए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, नगरीय विकास आर्थिक वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये तो सारी की सारी बातें पता ही है आपको। चलिए यहाँ पर आपके काम की बात क्या है, आपके काम की बात है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। आर्थिक सर्वे में सरकार ने जिक्र किया है कि 100 से अधिक नगरीय निकाय की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा सबसे अच्छा राज्य घोषित किया गया है। भाई स्वच्छता सर्वेक्षण आया था, आप सबको पता है, इंदौर लगातार आगे है। लेकिन स्टेट की जो लिस्ट आई है कि भाई कौन सा स्टेट सबसे अच्छा है, तो उसमें हमारा एमपी सेकंड नंबर पे है। हमारा एमपी कहां पर है भाई, सेकंड नंबर पर है। ठीक है सर, राज्य को 7 अलग अलग राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसमें 7 शहरों को वाटर प्लस, यानी कि वहां पे वाटर रिसोर्सेस बहुत अच्छा है, प्लस 361 को ओडीएफ प्लस प्लस का प्रमाण पत्र मिला है ना, सोच मुक्त जो शहर होता है, जो जिला होता है, उसकी बात हो रही है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में इंदौर को 7 स्टार और भोपाल को 5 स्टार का प्रमाणन मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 52 नगरीय निकायों को राज्य स्तर पर स्वच्छता सम्मान भी दिया गया है।
इसी पूरे हाईलाइट किए हुए कंटेंट को मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ पे सजा दिया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। वही की वही बात नीचे भी लिखी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान स्वच्छ राज्य घोषित हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार कितने मिले? 7 मिले। वाटर प्लस प्लस कितने शहर? 7 शहर। ओडीएफ प्लस प्लस कितने शहर? 361 शहर। कचरा मुक्त शहर 7 रेटिंग इंदौर को मिला है। 5 स्टार भोपाल को मिला है। और स्वच्छता में कितने पुरस्कार मिले? तो 52 पुरस्कार मिले। बात काम की या नहीं है बताइए जरा। चलिए अब और काम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास सबका घर बना है कि नहीं बना बताओ। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे पीएम यू योजना कहा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 9.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। कितने किए गए थे मध्य प्रदेश में? 9.5 लाख। मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम, है ना, भारत पे नहीं जा रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री आवास तो मध्य प्रदेश में बने होंगे। तो 9.5 लाख आवास स्वीकृत हुए थे। बनाए कितने गए? 7.50 लाख बनाए गए। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत कई परियोजना और आवासीय इकाइयों को स्वीकृत किया गया। बड़ी बड़ी आवासीय इकाइयां बनाई गई और मोदी जी खुद इसका उद्घाटन करने भी आ चुके हैं। पुरस्कार और प्रदर्शन की बात की जाए तो राज्य योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के कि कौन सी योजना का? प्रधानमंत्री आवास योजना का। प्रधानमंत्री आवास योजना का उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पुरस्कार मिला है और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अर्थात प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसमें मध्य प्रदेश को सेकंड नंबर मिला है सर। सेकंड नंबर मिला है और ये सेकंड नंबर पर है प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में। अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की। पीएम स्वनिधि योजना क्या होती है? देखो, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं या जो लोग रोड पर काम कर रहे हैं या अपने ठेले वगैरह लगाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा कुछ ऋण दिया जाता है। उसे पीएम स्वनिधि योजना कहा गया। प्रथम चरण में योजना की मैं एक अलग सेपरेट क्लास लेकर आऊंगा जिसमें सारी योजनाओं की डेट भी बताते चलूंगा। ये तो हम आर्थिक सर्वे के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं हर योजना की डेट आपको नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि किसी योजना की लागू होने की डेट अलग हो सकती है। पीएम स्वनिधि योजना की बात की जाए तो 8.5 लाख शहरी विक्रेताओं और 827.85 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। और ये जो पीएम स्वनिधि योजना है प्यारे दोस्तों, इस योजना को लागू करने में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ऐसे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि आप अगर रिस्पॉन्स करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो काम भी आ रही है आपके या नहीं आ रही है। ठीक है। चलिए, राज्य का पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में चाहता तो अपने नोट्स के साथ ही आपको शेयर कर देता, लेकिन उसमें राइटिंग सही आपको नहीं दिखती। ये कि ये नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के बना रखे हैं, तो आप लोग जो है ना, आपको राइटिंग समझ में नहीं आती, इसीलिए मुझे स्क्रीन से पढ़ाना पड़ रहा है। राज्य का पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन की बात करें, पारंपरिक ऊर्जा समझते हो ना? पारंपरिक मतलब जैसे कोयला वगैरह जो पहले से चल रही है ना, अपनी अपनी जो पन बिजली है। ठीक है, ये सारी की सारी योजना। तो 2004-5 में 6027 मेगावाट से बढ़कर 2023-24 में 22,328 मेगावाट हो गया। अच्छा, 2004-5 क्यों लिखा? 2004-5 इसलिए लिखा क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि भैया पहले तुम्हारी सरकार थी, मतलब ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी जब सरकार थी तो 2004-5 में 6027 मेट सॉरी 6027 मेगावाट आपका क्या हुआ करता था? पारंपरिक ऊर्जा हुआ करती थी। कोयला एनर्जी हो सकती है ना, जो आपकी हाइड्रो एनर्जी हो सकती है वो हो सकती है। 2023-24 में ये 22,328 हो गई है। 22,328 पारंपरिक मतलब जो पुरानी पद्धति पे चल रही है। ठीक है। तो 2004 से 2024 के बीच पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन 270% तक बढ़ा है। तो 2004 से 2024 में कितना बढ़ गया? 270% बढ़ गया। सीधा दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे कितना है उत्पादन? 6,000 है। बढ़ के हो कितना गया? 22,000। तो ये कितना बढ़ गया? 270% बढ़ गया। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है। ये पूरा उनका भाषण है ना, उस भाषण में से जो आपके काम की बात है वो मैंने निकाली, इसीलिए लिखा हुआ पूरा मिल रहा है आपको। स्थापित किया गया 2012 में 438 मेगावाट से बढ़कर दिसंबर 2023 में यह 5,462 मेगावाट हो गया। यानी कि 2012 की ही यदि बात की जाए तो 438 मेगावाट हमारी क्षमता हुआ करती थी नवीकरणीय में। नवीकरणीय मतलब ये जो सौर ऊर्जा है इनकी बात हो रही, पवन ऊर्जा इनकी बात हो रही है। आज ये 24 में यानी कि लगभग 12 साल बाद बढ़ के कितना हो गया है? तो ये 5,462 मेगावाट हो गया है, जो कि लगभग 1,000% से भी ज्यादा की वृद्धि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्य के कुल सौर उत्पादन में 8% का योगदान भारत देता है। यानी कि देश में अगर 100% ऊर्जा
सौर ऊर्जा से आ रही हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश का उसमें योगदान कितना है सर? 8% है सौर ऊर्जा में। ठीक है, देश में चौथे स्थान पर आता है भाई मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, आर्थिक सर्वे में स्पष्ट दे रखा है चौथे स्थान पर। अगर प्रश्न पूछ ले एमपीपीएससी तो लगा दीजिएगा आंख बंद करके, क्योंकि फिर ये प्रश्न या तो डिलीट हो जाएगा या सबको बोनस मिल जाएगा। चौथा स्थान है और ये आर्थिक सर्वे 2024 में स्पष्ट रूप से दे रखा है। प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि दिल्ली मेट्रो के संचालन के लिए भी 750 मेगावाट से जो है रीवा के सोलर प्लांट को, रीवा का जो गुड़ में सोलर प्लांट लगाया है, वहां से हम दिल्ली को बिजली भेजते हैं। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो को भी हमारे यहाँ से बिजली जाती है रीवा से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। राज्य 2027 तक 53 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचाई क्षेत्र को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो सिंचाई क्षेत्र कितना रखने का लक्ष्य रखा है? 53 लाख हेक्टेयर रखने का रखा है। राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में 6 जिलों के जल अभाव और 9 ब्लॉकों में जल के संरक्षण को भूजल के सुधार के लिए अटल भूजल योजना को लागू किया गया है। महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न छपने वाला है। इस परियोजना में कार्य प्रगति पर है, जो कि बुंदेलखंड अब प्रगति पर नहीं है, सरकार ने जो है इसको शुरू कर दिया है, मतलब उद्घाटन इसका हो गया, हम काम चल रहा है। तो बुंदेलखंड में लगभग कितने लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होगी? प्रश्न सीधा बन सकता है कि केन बेतवा लिंक, जिसका हाल ही में मोदी जी के द्वारा जो है भूमि पूजन किया गया था, कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता इसकी रहेगी? तो 4.51 लाख हेक्टेयर में रहेगी। अगर आप पीएससी को बड़ा अच्छे से जानते हैं, पीएससी के रग रग से वाकिफ हैं, तो पीएससी ऐसे प्रश्न पूछने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। वो आपकी दुखती नस पर हाथ रखे पूछेगा कि बताओ भैया, केन बेतवा लिंक तो आपने बहुत पढ़ लिया होगा, आज बता ही दो कि केन बेतवा लिंक परियोजना में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की परियोजना है। तो याद रख लीजिएगा, 4.51 लाख हेक्टेयर। बेतवा बेसिन 2.46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के अलावा 103 मेगावाट की जल विद्युत उत्पन्न करने और लगभग 41 लाख आबादी को पीने के पानी को उपलब्ध कराया जाएगा। ये है कैन बेतवा लिंक। जब हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी मैं इसका जिक्र करूंगा और वहां पर भी चीजों को मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश 1 अगस्त 2023 को यूविन नामक पोर्टल शुरू करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। यूविन पोर्टल किस विभाग का है? यूविन पोर्टल है स्वास्थ्य विभाग का, याद कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का है। और यूविन पोर्टल लॉन्च किया है जो कि नियमित टीकाकरण कवरेज विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। और इसमें सत्र निर्माण, हितग्राही, ड्यू लिस्ट निर्माण, आगामी ड्यू टीकाकरण, शेड्यूल ड्रॉप आउट आदि की जानकारी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूविन पोर्टल क्या है, तो यूविन पोर्टल बता दीजिएगा स्वास्थ्य विभाग का पोर्टल है जो कि टीकाकरण की मॉनिटरिंग करने के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश में लगभग 3.56 लाख लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश लगभग कितने 3.5 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड प्रदान कर चुका है और पूरे भारत में ये स्थान अपने आप में पहले स्थान पर है। ठीक है सर, इसके अतिरिक्त 2 फरवरी 2024 को सिरपुर लेक, जो कि इंदौर में है, विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। तो याद रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ऐसा प्रश्न भी एमपीपीएससी आपसे पूछ सकता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इंदौर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ है 2 फरवरी के दिन। और इसमें जो सिरपुर लेक है, सिरपुर लेक है, इसको वेटलैंड साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया था। ठीक है, तो सिरपुर लेक जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी लेक जो है आपकी रामसर साइट हो गई है? तो 5 लेक हो गई सर, याद रखिएगा, लेटेस्ट 5 लेक। ठीक है, तवा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सिरपुर लेक पहले से था, तवा जलाशय को जो है इस पे किया गया है। एक आपकी सांख्यराजे झील हो गई वो वाली, एक आपका सिरपुर लेक तालाब हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर 5 टोटल जो है आपके इसमें आते हैं। ये खनिज पोर्टल 2.0 विकास और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली को शुरू किया गया है। इंपोर्टेंट यहाँ पर इस टेबल को मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे बजट की राशि को बता रहा है। तो मध्य प्रदेश का बजट एक नजर में याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश इस बार कितना बजट लेकर आया था। तो मध्य प्रदेश लगभग 2,81,554 करोड़ रुपए का बजट लेकर आया था। बजट की मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें,
ये जो हम कर रहे हैं ये आर्थिक सर्वे होता है। आर्थिक सर्वे सब समझते ही होंगे आप लोग, इकोनॉमिक सर्वे, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो सबको पता ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बजट अलग से आएगा, बजट हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, 2,81,554 और 2022-23 में कितना था, 2,51,000 था। तो इतना बढ़ा दिया है सरकार ने, इतना बजट। ठीक है, अब कुछ योजनाएं जो आर्थिक सर्वे में जिनका जिक्र किया गया था, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है। ये योजना इच्छुक युवाओं को क्या देती है भाई, उद्यम बनाने के इच्छुक युवाओं को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग इसका क्रियान्वयन कर रहा है और इस योजना के अंतर्गत आपको क्या मिलता है, ऋण मिलता है। संत रविदास स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा गया था पिछली बार भी प्रश्न, तो ये विनिर्माण केंद्रित परियोजना है और ये भी व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है, हेल्प करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आर्थिक कल्याण योजना की बात करें तो उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों द्वारा पहले स्थापित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्तर के लोगों को कम लागत वाले उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करना है। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त निगम से संबंधित है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, संत रविदास योजना, ये जो है आपके दलित समुदाय के जो युवा हैं उनसे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना को शुरू किया गया है। तो सबके लिए आप योजनाओं को याद कर ले। उद्यम क्रांति योजना सभी के लिए है। संत रविदास जो सामान्यतः अनुसूचित जाति से आते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब आर्थिक कल्याण योजना ये अनुसूचित जाति के लिए है और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी जो है टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है और भारत सरकार की बिरसा मुंडा योजना भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके काम की बात हो गई सर। अब कुछ फसलों की बात कर लेते हैं, इनके प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में कितनी हुई है और इनका उत्पादन कितना जो है बढ़ा है। तो जो आपके पेपर में आएगा वहीं से हम चीजों को उठाएंगे, वहीं से चीजों को करेंगे और वही चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पेपर में मक्के के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मक्के की वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है। तो मक्के के क्षेत्र आच्छादन की बात करें तो वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में यह 6% बढ़ा है। अभी हमने देखा भी था ऊपर जो टेबल मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्षेत्रफल में गत वर्ष 1448,000 हेक्टर से बढ़कर 2023-24 में यह 1536 हो गया। ये परसेंटेज है, परसेंटेज बता रखा है कितना और यहाँ क्षेत्रफल ही बता दिया कि कितनी वृद्धि हुई है। मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने के उत्पादन में भी 2022-23 में की तुलना में 2023-24 में 6% की वृद्धि हुई है। ऊपर क्षेत्रफल की वृद्धि है, नीचे उत्पादन की वृद्धि है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। पहले एक आदमी खेती कर रहा था, आज 5 आदमी कर रहे हैं तो उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है, उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उत्पादन गत वर्ष 2022-23 में जो था इतना था और वर्तमान में इतना हो गया। डेटा याद नहीं करोगे चलेगा, परसेंटेज याद कर लेना कितना उत्पादन बढ़ा है। अब आ जाते हैं गेहूं पर। गेहूं के क्षेत्र आच्छादन में अभी मैं टेबल में बता भी दूंगा कि मध्य प्रदेश किस स्थान पर है पूरे भारत में। क्षेत्र आच्छादन में 2022-23 की तुलना की अपेक्षा 2023-24 में 5% की कमी परिलक्षित हुई है। याद रखिएगा क्षेत्र में कमी हुई है। क्षेत्रफल गत वर्ष इतना था और इस बार घटकर इतना हो गया है, 5% घट गया है। तो गेहूं के अंतर्गत क्षेत्रफल में कमी से उत्पादन में भी वर्ष 2022-23 में क्या हो गई, कमी हो गई। तो क्षेत्रफल घटा तो उत्पादन भी घट गया। तो ये उत्पादन जो घटा ये कितना घटा है, 5 ये भी 73% घटा है। उत्पादन भी 5 73% घटा है और जो क्षेत्रफल था वो भी लगभग 5.84% घटा है। ठीक है, तो बड़ा प्यार से इसको जब पढ़े तो अपने रजिस्टर में लिखते चले, आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। और उत्पादन में कितना जो है घटाव हुआ है या कितना घटा है तो यहाँ से आप डेटा के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें ही मैंने आपको बताई है, मैं बिना वजह आपको बाहर नहीं डालना चाह रहा हूँ। मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ कि चीजें यहाँ से पूछी गई हैं, पुनः पूछी जा सकती हैं। दालें, कुल दलहन फसलों के क्षेत्रफल की बात करें तो 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 31% की वृद्धि परिलक्षित हुई है। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। तो जब दलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज होगी। उत्पादन में लगभग रिकॉर्ड 42.62% वृद्धि हुई है। ये प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में मेरे भाई, है ना, संभावना है पूरी पूरी। 42.62% वृद्धि परिलक्षित हुई है। अरहर की बात करें, अरहर की जो दाल आप खाते हो, अरहर के क्षेत्र आच्छादन की बात करें तो 6 दशमलव की कमी दर्ज हुई है और क्षेत्रफल में जो है इतनी कमी दर्ज हुई है। अरहर के अंतर्गत क्षेत्रफल में कमी का स्रोत किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश से लिया गया है। यानी कि अरहर में कमी हुई है, ये कौन बता रहा है, किसान कल्याण विभाग बता रहा है। और ये जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जिक्र खुद हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने आर्थिक सर्वे के भाषण में कर रखा है।
अब बात करते हैं तिलहन की। तिलहन में हम वैसे भी बहुत आगे हैं। तिलहन और दाल का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत होता है। तिलहन फसलों के अंतर्गत 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि हुई है। और वर्ष 2022-23 में कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन में इतना लाख हेक्टेयर था, जो कि अब इतना हो गया है। ठीक है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्पादन की बात हो रही है और उत्पादन के साथ साथ इन चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट ये परसेंटेज होता है ना, तो परसेंटेज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो परसेंटेज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, उत्पादन 2022-23 में 9,297 हजार टन से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है सर? 99,99,078 टन हो गया है ना? तो आप केवल परसेंटेज याद रखें, क्योंकि डेटा तो मुझे खुद कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको कितना कंफ्यूज करेगा, है ना? तो आपको केवल और केवल क्या याद रखना है? परसेंटेज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तिलहन ये वही वाला है, ठीक है, तिलहन वाला वही है। चलिए, सोयाबीन काफी प्रमुख फसल है। तो सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन की बात की जाए तो 2022-23 में इसमें प्रतिशत में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में 1% वृद्धि हुई है लगभग। ठीक है, और गत वर्ष ये इतना था और अब इतना हो गया, तो मैं डेटा नहीं पढ़ रहा हूँ। सोयाबीन के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तो 1% क्षेत्रफल बढ़ा था, तो उत्पादन में भी लगभग वृद्धि दर्ज हुई है। और कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? 5.42। उत्पादन थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा है, तो उत्पादन में 5 की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। देखिए, एक योजना सरकार लेकर आई है, राष्ट्रीय कृषि इनाम योजना के नाम से। राष्ट्रीय कृषि बाजार इसको कहते हैं, या इसे ई मार्केट भी कहा जाता है ना? इस योजना को शुरू किया गया था, तारीख याद कर लीजिए, 14 अप्रैल 2016 को। पिछला जब मैंने पेपर सोल्व करवाया था तो उसमें ये प्रश्न आ चुका है, तो उसमें शायद मैंने गलती से 2017 बता दिया था, तो आप उसको जरूर सही कर लेंगे अगर आप वो लोग वीडियो वापस से देख रहे हैं तो। 14 अप्रैल 2016 वो प्रारंभ हुई थी। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीन मंडियों को इनाम योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। इनाम योजना क्या है? तो इसमें मंडियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ा गया है, ताकि जो मंडी है उसके भाव में जो है डिफरेंस अलग अलग जगह का पता चल सके। तो मध्य प्रदेश में 139 मंडियों को इनाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि इनाम पोर्टल पर कितनी मंडियां रजिस्टर्ड हैं? तो 139 मंडी इनाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, दिनांक 1 अप्रैल 2023 को 31 मार्च 2024 तक ये सारी की सारी डेटा आपके काम का नहीं है। आप बस ई नाम योजना को याद रखेंगे, 14 अप्रैल 2016। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 से चल रही है। और इस योजना में क्या क्या मिलता है इसका जिक्र हुआ है आर्थिक सर्वे में, है ना? इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मृत्यु होने पर जो है 4 लाख रुपए की राशि मिलती है कृषक को। दुर्घटना या स्थायी अपंगता अगर हो जाएगी कृषक की, तो इसके अंदर भी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए ना, ये देख लीजिएगा, राशि का इसमें जिक्र कर रखा है। दुर्घटना में आंशिक अपंगता होती है तो इसमें जो है 50,000, हाँ ये 1 लाख है, ये 50,000 है। ठीक है, अंत्येष्टि अनुदान यानी कि मृत्यु होने पर 4,000 राशि का जो है जिक्र इसमें कर रखा है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण। कब लागू हुई थी? तो 27 तारीख के दिन हुई थी, 27/9/2008 को। अब डेयरी उत्पादन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में दूध के उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है। पहला प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। थर्ड नंबर पे हम आते हैं भैया दूध के उत्पादन में। डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, अलग अलग योजनाएं सरकार की आ रही हैं, जिसको हम जब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको मैं एक आध क्लास के माध्यम से बताऊंगा, तो वहां ये योजनाएं करवा दूंगा। इसके परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। आगे भी मैंने पहले आपको बता दिया था कि अब 201 लाख टन के आसपास दूध हो गया है ना, पहले ही बता दिया है आपको। और कितनी वृद्धि हुई है? 5.88। तो आप बस यहाँ से ये पॉइंट याद रखें कि हम तीसरे स्थान पर आते हैं दूध के उत्पादन में। इसके अलावा प्रजातिवार प्रदेश दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान कुल दूध उत्पादन में सबसे अधिक है, लगभग 48%। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है। ठीक है, अब हम कुछ खनिजों की बात कर लेते हैं। आर्थिक सर्वे में ये खनिज इंपॉर्टेंट है। देखिए, हीरा जो है इसमें हमारा पूरे देश में प्रथम स्थान है, और देश का एकमात्र उत्पादक मध्य प्रदेश है। पन्ना जिला इसका उत्पादन करता है, जिसमें कुछ विशेष खदानें हैं जो आप एमपी जीके में पढ़ के जाएंगे। ठीक है, मैं आर्थिक सर्वे की ही केवल यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैग्नीज की यदि बात की जाए तो प्रथम स्थान पर आते हैं हम मैग्नीज के उत्पादन में। जो आपका
छिंदवाड़ा और बालाघाट वाला रीजन है, वहां पर मैग्नीज का उत्पादन भी होता है। तो कुल उत्पादन का लगभग 40%। बालाघाट की भरेउली खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, याद रखिएगा। तांबे की बात करें तो तांबा प्रथम स्थान पर है। कुल उत्पादन हमारा लगभग देश का 22% हमारे यहाँ होता है। और बालाघाट में मलाजखंड भारत की सबसे बड़ी खुले तांबे की खदान है, खुले मुंह के तांबे की खदान है। पायरोफ्लाइट की बात करें तो प्रथम स्थान पर हम आते हैं। कुल उत्पादन हमारे यहाँ 41% होता है। छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ में होता है। और विस्तृत आप एमपीजीके में इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। रॉक फास्फेट की बात करें तो रॉक फास्फेट हमारा झाबुआ के मेघनगर में प्राप्त होता है, मेघनगर में प्राप्त होता है। और इसमें हम सेकंड स्थान पर हैं। चूना पत्थर में भी हम सेकंड स्थान पर है। चूना पत्थर हमारे यहाँ ग्वालियर, नरसिंहपुर, सीधी, सतना, रीवा, दमोह, कटनी, सागर और पन्ना में प्राप्त होता है सर। कोयले की बात करें तो इसमें हमारा तृतीय स्थान है। कुल भंडारण हमारी 7.71% है। सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सीधी, बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। लौह अयस्क की बात करें तो इसमें हमारा छठा स्थान है। मंडला, बालाघाट, झाबुआ, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा। बॉक्साइट की बात करें तो पांचवा स्थान है। जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना, सीधी, ये डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिएगा। तो ये आर्थिक सर्वे के अनुसार हमारे डेटा है खनिज आधारित, ठीक है। अब हम कुछ फसलों को देख लेते हैं। जैसे गेहूं का स्थान भारत में प्रथम स्थान पर अभी है, ये बदलता रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको प्रथम स्थान ही याद रखेंगे। अगर ये प्रश्न जो है बदलेगा तो भी इसका उत्तर सही माना जाएगा, प्रथम, ठीक है। उत्पादन कितने लाख टन हुआ है आर्थिक सर्वे के अनुसार? 184 लाख टन मालवा, होशंगाबाद, सागर और शहडोल में इसका उत्पादन होता है। सोयाबीन में हम वैसे भी प्रथम स्थान पर हैं। बीच में महाराष्ट्र प्रथम पे गया था, वापिस हम प्रथम हो गए हैं। तो 59 आपका 82 इंदौर, उज्जैन, धार और देवास। ये उत्पादन याद नहीं रहेगा तो भी याद मत कीजिए। आप ये सोयाबीन का कर लीजिएगा और एक गेहूं का कर लीजिएगा, ठीक है। चना की बात करें तो प्रथम स्थान पर है सागर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और दमोह। विदिशा भी इसमें आता है, विदिशा प्रथम स्थान पर है। और गेहूं में होशंगाबाद पहले स्थान पर है, होशंगाबाद प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, ठीक है। नर्मदापुरम। दलहन की बात करें तो प्रथम स्थान पर है। दालों में हम वैसे भी पहले स्थान पर आते हैं। रीवा, सतना, जबलपुर और छतरपुर में दालों का उत्पादन होता है। कुल खाद्यान्न की बात करें, सारे खाद्यान्न को मिला ले अगर खाने वाली चीजों को, तो इसमें हम द्वितीय स्थान पर है। पिछले बार गेहूं पूछा गया था, है ना, कि प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं का स्थान कौन सा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिछले पेपर में पूछा गया, मतलब सिविल सर्विस वाले में। तो द्वितीय स्थान है, आप इसको याद रखेंगे। पूरे प्रदेश में ये होता है, खाद्यान्न तो सारी जगह होती है। द्वितीय बात करेंगे मक्के में, छिंदवाड़ा में होता है, झाबुआ में होता है, नर्मदा घाटी के आसपास, बैतूल और आपका रतलाम। सरसों ये आपकी रबी की फसल होती है। और ग्वालियर, मुरैना के आसपास ये सरसों की हांडी कहलाता है, सरसों यहाँ पर होता है। धान की बात करें तो चौथे स्थान पर हम हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आएगा इस टेबल से, ठीक है। गन्ने की बात करें तो पांचवा स्थान है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद और बैतूल में गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ना पूछा जा सकता है। कपास की बात करें तो कपास उत्पादन में हमारा छठा स्थान है। खरगोन, बड़वानी और खंडवा हमारे यहाँ पे गोल्डन जिले जाने जाते हैं, गोल्डन जिलों के लिए जाने जाते हैं। कुछ और आर्थिक सर्वे का डेटा है। ये आर्थिक सर्वे का डेटा जो है, शिशु मृत्यु दर देख लीजिए, 43 है हमारी 1000 में। मातृत्व मृत्यु दर जो होती है ना, यानी कि प्रति 1 लाख जब जीवित जन्म होते हैं तो उसमें कितनी महिलाओं की डेथ हो जाती है? तो 1 लाख जीवित जन्म जब बच्चों के होते हैं तो उनको जन्म देने वाली 173 माताएं काल के गाल में समा जाती हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म दर हमारे यहाँ 24% बना हुआ है। मृत्यु दर की बात करें तो ये 6.5% बना हुआ है। कम वजन वाले बच्चे नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, आप छोड़ दीजिए। आर्थिक मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति 2022, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022, औद्योगिकरण संवर्धन नीति 2021 और एमएसएमई विकास नीति 2021 और एथेनॉल जैव ईंधन नीति 2021, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये चर्चा में रही थी, अभी 23-24 वाला चल रहा है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। 2022-23 में इनका भी यही स्थिति रही है। ये नीति पूछी जाती है, पिछले साल भी एक आध नीति पूछी गई थी, इस साल भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा आर्थिक सर्वे का एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आर्थिक सर्वे में यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और ये पूरा का पूरा क्रीम मैंने आपको दे दिया है।
आपको नहीं जाना है कहीं, कहीं नहीं भटकना है, आप चाहो तो एक आध और वीडियो किसी टीचर्स का देख लेना मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ये पर्याप्त है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियोस मेरे आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, और आप सब कमेंट जरूर कीजिए क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।